नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ट्रक ड्राइवर होना मतलब हमेशा सफर में रहना। हमेशा सफर में रहना मतलब हमेशा बदलाव, और बदलाव मतलब हमेशा खतरा। यह बात मैंने कई साल पहले जब यह नौकरी ली थी तब मान ली थी, लेकिन उस वक्त मुझे लगा था कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता, मैं अपने ट्रक के पीछे बिल्कुल सुरक्षित हूं। लेकिन मैं गलत था। मैं राजस्थान की सीमा पार कर चुका था और मेरी आंखें भारी होने लगी थी। मैंने कई किलोमीटर तक किसी को सड़कों पर नहीं देखा था और रेडियो पर एक के बाद एक चैट शो सुनकर बोर हो रहा था। अचानक ट्रक धीमा होने लगा। मैंने एक्सेलरेटर पर पैर जोर से रखा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मैंने खुद को जगाया और सीधा बैठ गया। मेरा ट्रक कुछ और मीटर चला, फिर रुक गया। मैं 1 मिनट के लिए वहीं बैठा रहा, भ्रमित। फिर मैंने बेल्ट खोली और बाहर निकल आया। जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा डीजल खत्म हो गया था। मैंने खुद पर गुस्सा किया कि मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, और सोचने पर याद आया कि मैंने कुछ समय पहले चेतावनी की आवाज सुनी थी। मैं अपने मालिक को कॉल करने वाला था कि पीछे से एक आवाज आई। मैं तेजी से मुड़ा, अपने फोन को जैसे कोई हथियार की तरह पकड़े हुए। सामने आने वाला आदमी 50 के दशक में लग रहा था। उसके बाल सफेद हो रहे थे और उसकी मूंछें थी। वह तंबाकू चबा रहा था और थोड़ी लंगड़ा कर चल रहा था। लगता है तुम्हारा डीजल खत्म हो गया है, उसने कहा, अभी भी मेरी तरफ बढ़ते हुए। मैंने कंधे उचकाया और उसे बताया कि मैं ठीक हूं और ट्रक की तरफ चलने लगा। मेरे पास यहां से ज्यादा दूर नहीं है एक जगह जहां से मैं तुम्हें कुछ डीजल दिला सकता हूं। मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। बहुत सी चीजें सही नहीं लग रही थी। वह यहां क्यों था, इस जगह पर, इस समय, जब मेरा ट्रक खराब हुआ? मैंने कहा कि मेरे पास पीछे कुछ डीजल है और मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। मैं अंदर गया और दरवाजे बंद कर लिए। मैं बस चाहता था कि वह आदमी चला जाए। मैंने उसे पेड़ों के बीच चलते हुए देखा और वह गायब हो गया। मैंने अपने मालिक को कॉल किया और उसने कहा कि वह किसी को भेजेगा मुझे टो करने के लिए, लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है। मैं जहां बैठा था वहीं सो गया। दरवाजे बंद होने और उस आदमी के चले जाने के बाद मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद मैं जागा और महसूस किया कि मेरा ट्रक चल रहा था। पहले तो मैं भ्रमित था, लेकिन फिर याद आया कि किसी को मुझे टो करने के लिए भेजा गया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मुझे जगाया क्यों नहीं, लेकिन शायद उन्होंने कोशिश की हो। मैं गहरी नींद में था और दरवाजे बंद थे। मैंने देखा कि अभी भी बाहर अंधेरा था और मैंने मानचित्र पर देखा कि हम कहां थे। मैं सड़क के किनारे कोई संकेत नहीं देख पा रहा था और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं कहां हूं। मैंने खिड़की खोली और टो करने वाले से पूछा, हम कहां जा रहे हैं? उसने मुझे गैरेज क्यों नहीं ले गया? कुछ समय बाद हम एक बहुत ही ग्रामीण सड़क पर थे, जैसे कि हम जंगल से गुजर रहे थे। दूर एक बड़ा बाड़ा दिखाई दे रहा था जिसकी ओर हम बढ़ रहे थे। मैं टो करने वाले का ध्यान नहीं खींच पाया, इसलिए मैंने अपने मालिक को कॉल किया ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। वह बहुत हैरान लग रहा था और उसने कहा कि टो करने वाला मेरे स्थान पर पहुंचने में अभी 1 घंटा बाकी है। मैं पागल हो रहा था और अपने मालिक पर चिल्लाया, तो फिर मुझे कौन टो कर रहा है? मेरे मालिक ने पुलिस को कॉल किया और मुझे वाहन से बाहर निकलने के लिए कहा। मुझे 2 बार कहने की जरूरत नहीं थी। मैंने दरवाजा खोला और कूद गया। मैं चक्कर खा गया और एक पल के लिए वहीं लेट गया। टो ट्रक तब रुक गया। टो करने वाले ने दरवाजे की आवाज सुनी होगी। मैं तुरंत उठा और भागा। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं कहां हूं और मैंने एक दिशा चुन ली। पीछे मुड़कर देखने पर मैंने उसे देखा और तुरंत उसका चेहरा पहचान गया। वह वही आदमी था जो पहले था। उसने तंबाकू का गुच्छा थूका और ट्रक से कूद गया। मैं तेजी से दौड़ा, लेकिन फिर मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। मैं जमीन पर गिरा
और सबसे नजदीकी पेड़ के पीछे छिप गया, डरा हुआ। वह आदमी अब तेजी से चल रहा था और मुझे बाहर आने के लिए चिल्ला रहा था। उसने ठीक से नहीं देखा था कि मैं कहाँ गया, लेकिन उसे शायद इसका अच्छा अंदाजा था। मैंने खुद को एक लकड़ी के पीछे खींच लिया, जितना चुपचाप हो सके सांस ले रहा था। वह आदमी करीब आ रहा था। सरेंडर कर लो, जल्दी खत्म कर दूंगा। अब मैं और नहीं हिल सकता था, वह मुझे सुन लेगा। वह आदमी मेरे लकड़ी के पास रुका, इधर उधर देखा और दूसरी दिशा में चला गया। मैंने राहत की सांस ली और बाहर देखा। वह आदमी करीब 100 मीटर दूर था और मुझे देख रहा था। मैं ट्रक की ओर भागा और उसके नीचे छिप गया। गोलियों की आवाजें धातु से टकरा रही थी। मेरे पास कहीं भागने का रास्ता नहीं था और वो यहां था। ठीक जब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, मैंने सायरन की आवाज सुनी। वो आदमी गाली देकर जंगल में भाग गया। मैं ट्रक के नीचे से बाहर आया और उन अधिकारियों से मिला जो आए थे। उनमें से 2 पहले ही उस आदमी के पीछे भाग गए थे। उन्होंने मुझसे क्या हुआ था पूछा और मुझे स्टेशन ले गए पूछताछ के लिए। मैंने उनके सभी सवालों का जवाब दिया और उन्हें उस बाड़े के बारे में बताया जहां मुझे ले जाया जा रहा था। इसे निरीक्षण कर सील कर दिया गया। जब पूछा कि उन्होंने क्या पाया तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि मैं न जानूं। मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि अगर मैं ट्रक में रहता तो मेरे साथ क्या होता। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, वह आदमी अभी भी आजाद है और मुझे केवल उस गरीब आत्मा के लिए दया आती है जो अगली बार उससे मिलेगी। पुलिस रिपोर्ट में जो लिखा था उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। उन्होंने मुझे बताने से मना किया था, लेकिन मैं जानने के लिए बेताब था, तो मैंने किसी तरह जानकारी हासिल की। रिपोर्ट में लिखा था कि बाड़े के अंदर कई जंजीरें और हथकड़ियां मिली थीं। कुछ पुराने खून के धब्बे और कई तरह के धारदार औजार भी थे। इसके अलावा एक पुरानी किताब भी मिली थी जिसमें काले जादू और तंत्र मंत्र के अनुष्ठान दर्ज थे। रिपोर्ट में यह भी था कि उस बाड़े के आसपास कई लापता लोगों की वस्तुएं पाई गई थी। ये लोग पिछले कुछ महीनों से गायब थे और पुलिस को उन लोगों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि वह आदमी जिसे मैंने देखा था वास्तव में एक सीरियल किलर था जो तंत्र मंत्र और काले जादू में लिप्त था। वह अपने शिकारों को पहले फंसाता, फिर उन्हें अपने बाड़े में ले जाकर उनके साथ अमानवीय तरीके से अत्याचार करता और अंत में उनकी बलि चढ़ा देता। यह जानकर मेरी जान ही निकल गई कि अगर उस रात पुलिस समय पर नहीं आती तो मैं भी उन्हीं लापता लोगों में से एक होता। उस आदमी का असली नाम और उसकी पहचान अभी भी पुलिस के लिए एक रहस्य थी, क्योंकि वह अपने सारे सबूत मिटा देता था और किसी को अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। उस रिपोर्ट ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत से बाल बाल बचा था। पुलिस ने उस बाड़े को हमेशा के लिए सील कर दिया, लेकिन वह आदमी अब भी आजाद था। मुझे आज भी उस रात की डरावनी यादें सताती हैं और मैं हर रात यह सोचकर सोता हूं कि कहीं वह आदमी फिर से वापस ना आ जाए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं उस भयानक रात की यादों से उबरने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता, वह आदमी, उसकी दुष्ट मुस्कान और तंबाकू चबाते हुए उसकी भयानक छवि मेरे सामने आ जाती। मैंने कई बार सोचा कि ट्रक ड्राइविंग छोड़ दूं, लेकिन फिर मुझे लगता कि वह आदमी मुझे जीतने नहीं दे सकता। कुछ हफ्ते बाद पुलिस ने मुझे फिर से बुलाया। वे मुझसे कुछ और सवाल पूछना चाहते थे और कुछ और सबूतों की पुष्टि करना चाहते थे। मैंने थाने में जाकर देखा कि पुलिस अभी भी उस मामले पर काम कर रही थी। वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि उस आदमी को पकड़ सके, लेकिन वह हर बार फिसल जाता था। इस दौरान मैंने कुछ और ट्रक ड्राइवरों से बात की और मुझे पता चला कि कई लोग उस इलाके से गुजरते समय अजीब घटनाओं का सामना कर चुके थे। किसी का ट्रक अचानक बंद हो जाता तो किसी को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती। ऐसा लगता था जैसे वह आदमी अब भी वहीं था और अपने अगले शिकार की तलाश में था। फिर एक दिन जब मैं अपने ट्रक में था और राजस्थान से गुजरात की ओर जा रहा था, मुझे फिर से वही डरावना एहसास हुआ। मैंने अपने सभी उपकरण चेक किए और सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है।
मैं सड़कों पर चौकन्ना होकर देखता रहा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। अचानक मेरी ट्रक की लाइट्स बुझ गई और ट्रक धीमा होने लगा। मैंने तुरंत ट्रक को साइड में रोका और बाहर निकला। मुझे तुरंत वही खौफनाक एहसास हुआ जैसे कि वह आदमी मेरे करीब ही हो। वो भी हो। मैंने तुरंत अपने मालिक को कॉल किया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने मुझे तुरंत ट्रक के अंदर रहने और दरवाजे बंद करने की सलाह दी। मैंने दरवाजे बंद किए और अंदर बैठ गया, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही मिनटों में मैंने देखा कि दूर एक आदमी धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मेरी सांसें थम गई। वही सफेद बाल, वही मूंछें, वही तंबाकू चबाता हुआ चेहरा, यह वही आदमी था। इस बार मैंने बिना कोई मौका गंवाए अपने फोन से पुलिस को कॉल किया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। मैं हर पल डर के साथ ट्रक में बैठा रहा, उस आदमी की हर हरकत पर नजर रखते हुए। वह करीब आता गया और मेरी धड़कनें तेज होती गई, लेकिन इस बार पुलिस ने जल्दी प्रतिक्रिया दी। सायरन की आवाज सुनकर वह आदमी ठिठक गया। उसने मेरी ओर देखा, गुस्से और नाराजगी से भरी निगाहों से। फिर वह अचानक जंगल की ओर भागा। पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन वह फिर से भागने में कामयाब रहा। इस बार पुलिस ने इलाके की गहन छानबीन की। उन्होंने हर कोने कोने को खंगाला, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं मिला। लेकिन उन्होंने कुछ नए सुराग पाए जो शायद उसे पकड़ने में मदद कर सकते थे। इस घटना के बाद मैंने तय किया कि अब मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा। मेरी जान पर खतरा था और मुझे नहीं पता था कि वह आदमी फिर से कब और कहां सामने आ जाएगा। पुलिस अभी भी उस आदमी की तलाश में है। वह अब भी आजत है और हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूं, मुझे यह डर सताता है कि कहीं वह मेरे पास ना आ जाए। मेरी कहानी ने कई ट्रक ड्राइवरों को सतर्क कर दिया है और अब वे उस इलाके से गुजरते समय ज्यादा सावधान रहते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, उस रात ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब मैं हर अजनबी से सतर्क रहता हूं और हर सफर पर जाने से पहले 100 बार सोचता हूं। उस खौफनाक आदमी की छवि हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती है और मुझे नहीं पता कि मैं इस डर से कभी उबर पाऊंगा या नहीं। तो यहाँ खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। 2007 की दिवाली का त्योहार मेरे जीवन का एक ऐसा पल था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस समय मैं 13 साल का था और वो पहला और आखिरी साल था जब पिताजी दिवाली पर घर नहीं आए थे। पिताजी एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ड्राइवर थे और हमें उनकी हफ्तों या कभी कभी महीनों तक की गैर मौजूदगी की आदत थी, लेकिन वो हमेशा हमारे जन्मदिन और त्योहारों पर घर आने की कोशिश करते थे। लेकिन उस साल हालात अलग थे। मां चिंतित थी जब पिताजी ने कहा कि उन्हें त्योहारी सीजन से पहले एक आखिरी डिलीवरी करनी है। उनकी योजना थी कि वो डिलीवरी करके 30 तारीख को घर पहुंच जाएंगे, ठीक समय पर दिवाली के लिए। लेकिन प्रकृति के अपने अलग ही इरादे थे। पिताजी का रूट लखनऊ से देहरादून तक था, जो उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर ले जाता था। उस समय वहां भारी बर्फबारी हो रही थी और पिताजी सोच रहे थे कि रात को रुक जाए या चलते रहे। उन्होंने चलते रहने का निर्णय लिया, लेकिन सड़क ने उनका निर्णय बदल दिया। देहरादून से केवल 1 घंटे की दूरी पर उनका ट्रक अचानक बर्फ की एक मोटी परत पर फिसल गया, जिससे उन्होंने नियंत्रण खो दिया और उनका ट्रक बर्फ में फंस गया। सौभाग्य से उन्हें चोट नहीं आई, लेकिन उनका ट्रक लगभग 2 फीट मोटी बर्फ में फंस गया था। यह घटना आधी रात के करीब हुई थी। पिताजी ने ट्रक को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनका फोन भी नेटवर्क में नहीं था, इसलिए वे मदद के लिए कॉल नहीं कर सकते थे। उस समय सड़कें लगभग खाली थी। उन्होंने लोकल इमरजेंसी ऑफिस को रेडियो पर कॉल किया, लेकिन वहां से जवाब मिला कि सड़कें यात्रा के लिए बहुत खतरनाक है। अंत में उन्हें सिर्फ इंतजार करना पड़ा। इस बीच हमारे लिए दिवाली आई और चली गई और हमें पिताजी से कोई खबर नहीं मिली। मां बहुत चिंतित थी, हालांकि वे इसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, और मैं और मेरी 2 बहनें दुखी थे कि पिताजी हमारे साथ नहीं थे। शुक्र है पिताजी ने दिवाली की रात देर से कॉल किया। उन्होंने हमसे माफी मांगी और कहा कि वे जितनी जल्दी हो सके घर आ जाएंगे। 2 दिन बाद पिताजी घर लौट आए
और हम सभी ने राहत की सांस ली। वे हमारे लिए ढेर सारे देरी से आए हुए दिवाली के तोहफे लेकर आए और सब कुछ फिर से ठीक हो गया। लेकिन पिताजी अलग थे। वे चुप थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिमाग कहीं और था। मैंने उनसे इस बारे में सवाल नहीं किया, लेकिन मैं समझ सकता था कि कुछ तो उन्हें परेशान कर रहा। जीवन आगे बढ़ा और पिताजी ने फिर कभी दिवाली मिस नहीं की। वास्तव में उन्होंने दिसंबर का पूरा महीना काम से छुट्टी लेना शुरू कर दिया ताकि ऐसा कुछ फिर कभी ना हो। मुझे उस समय यह नहीं पता था, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने फिर कभी राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर गाड़ी नहीं चलाई। वे उस मार्ग पर जाने वाली डिलीवरी को साफ मना कर देते थे, चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी घंटे का चक्कर क्यों न लगाना पड़े। हम सभी बच्चे अब बड़े हो गए हैं और हमारे खुद के बच्चे हैं। मेरे बेटे ने हाल ही में 2 साल पूरे किए और पिछली दिवाली पर हमारा पूरा परिवार एक बार फिर साथ था। हम सब बैठे थे और देख रहे थे कि कैसे माँ और पिताजी अपने पोते पोतियों को प्यार से लाड कर रहे थे। मैंने कभी अपने पिताजी को इतनी खुशी से मुस्कुराते नहीं देखा था। उस रात जब बच्चे सो गए और मिठाई का नशा उतर गया, तब पिताजी और मैं बालकनी में अकेले रह गए। हमने उनकी व्हिस्की पी और सिगार का आनंद लिया। हमारी बातचीत के दौरान मैंने उनसे एक सवाल पूछा जो मैंने पहले कभी नहीं पूछा था। पापा, क्या आपको कभी सड़क पर कुछ बहुत डरावना अनुभव हुआ है? पिताजी अपने अनुभवों के बारे में बात करने से नहीं कतराते थे। उनके पास अजीबोगरीब कहानियां थीं, जैसे कि अटलांटा में क्रैकहेड्स का सामना करना, नेब्रास्का में एक गाय से टकराना और कुछ साल पहले फर्ग्यूसन में नागरिक अशांति के दौरान की घटनाएं। लेकिन इस बार उन्होंने रुककर सोचा। उन्होंने कुछ देर तक अपनी व्हिस्की को घुमाया, जैसे कि यह तय कर रहे हो कि वे मुझे बताए या नहीं। शायद अब बता ही देता हूं। उन्होंने अपना गिलास खाली किया और अपने हाथ सामने जोड़े। तुम्हें वो साल याद है जब मैं दिवाली पर घर नहीं आ पाया था? जब उन्होंने ये कहा तो मेरे अंदर की यादें उभर आई। हाँ माँ, बहुत गुस्से में थी, मैंने जवाब दिया। पिताजी ने इस पर हंसते हुए सिर हिलाया। ओह हाँ, उन्होंने मुझे कभी नहीं भूलने दिया। वो बर्फीला तूफान था, है ना, जब आपका ट्रक फंस गया था? पिताजी ने सिर हिलाया। हाँ, उस रात मेरा ट्रक पलटने वाला था। विडंबना ये थी कि वो बर्फ का ढेर जितना मुझे परेशान कर रहा था, उतना ही उसने मेरी जान बचाई। फिर वे रुक गए और अपनी नजरें हटा ली, जैसे कि अपने शब्दों पर विचार कर रहे हो। लेकिन असली डरावनी बात वो नहीं थी। पिताजी ने बताया कि जिस जगह पर उनका ट्रक फंसा था वो एक सुनसान इलाका था। उनके आसपास कोई शहर या पेट्रोल पंप नहीं था, बस दोनों दिशाओं में घुमावदार सड़कें और पहाड़ियां थीं। उन्होंने फिर से कहा कि उनका फोन नेटवर्क में नहीं था और उनके पास बस इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। रात बहुत ठंडी थी और बर्फ लगभग उनके दरवाजे तक पहुंच गई थी। पिताजी का ट्रक उस समय एक बड़ा ट्रक था जिसमें पूरा सोने का कंपार्टमेंट था। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें पूरी रात वहीं बितानी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने आराम करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने ट्रक को चालू छोड़ दिया था, लेकिन अचानक वो बंद हो गया। उन्होंने चाबी घुमाई और इंजन चालू हो गया, लेकिन इंजन की आवाज अजीब हो गई थी। जैसे ही उन्होंने इंजन को चालू किया, अजीब आवाजें आने लगी और स्टीम इंजन से निकलने लगी। उन्होंने तुरंत इंजन बंद कर दिया और बाहर जाकर देखने का फैसला किया। बाहर बहुत ठंड थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके इंजन की जांच की। उन्होंने देखा कि इंजन के नीचे का ऑनियल पैन किसी ने कुल्हाड़ी से काट दिया था। सारा तेल बर्फ में बह गया था। इससे उन्हें समझ में आया कि इंजन खराब क्यों हो रहा था, लेकिन यह कैसे हुआ यह समझ नहीं आया। उन्होंने ट्रक के चारों ओर देखा और देखा कि बर्फ में कुछ निशान थे, जैसे कि कोई पैरों के निशान। वे बहुत घबरा गए और जल्दी से वापस ट्रक में चले गए। ट्रक के अंदर पहुंचकर उन्होंने पिस्तौल निकाली और खुद को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश की। उन्होंने दोनों साइड मिरर से बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, और जब उन्होंने कोशिश की तो यह बिल्कुल नहीं चला। समय बीतता गया और कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सोने की कोशिश की, लेकिन अचानक ट्रक के बाहर से आवाजें आने लगीं।
ऐसा लग रहा था कि कोई ट्रक पर चढ़ रहा है। पिताजी ने पिस्तौल संभाली और ऊपर की तरफ निशाना साध लिया। आवाजें बंद हो गईं, लेकिन उन्हें लगा कि कोई उनके ट्रक के ऊपर है। उन्होंने पूरी रात जागते हुए बिताई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उन्हें एक अजीब सपना आया, जिसमें वे एक काले जंगल में चल रहे थे। सपना इतना असली था कि उन्हें यह असली घटना जैसी लग रही थी। उन्होंने जंगल में एक बड़ी घड़ी देखी, जो धीरे धीरे पिघल रही थी। अचानक अजीब जीव उनके सामने आने लगे और उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। तभी उनकी नींद खुल गई और वे पसीने से तरबतर थे। उन्होंने देखा कि ट्रक की खिड़की के बाहर एक चेहरा था, लेकिन जब उन्होंने गोली चलाई तो चेहरा गायब हो गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि यह सब क्या था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि समय सामान्य नहीं चल रहा था। आखिरकार उन्होंने खुद को सोने से रोका नहीं और एक बार फिर उन्होंने सपना देखा कि वे बर्फ में चल रहे थे। अचानक वे जाग गए और खुद को ट्रक के बाहर पाया। वे बहुत डरे हुए थे और जंगल में भागने लगे। अचानक उन्हें धुएं की हल्की महक आई और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा घर था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और एक बूढ़े आदमी ने बंदूक के साथ दरवाजा खोला। पिताजी ने उन्हें बताया कि उनके साथ क्या हुआ। बूढ़े आदमी ने पिताजी को घर के अंदर बुलाया और कहा कि वे सुरक्षित हैं। उन्होंने पिताजी को गर्म चाय दी और कंबल ओढ़ाया। पिताजी ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और बूढ़े आदमी ने बड़े ध्यान से सुना। बूढ़े आदमी का नाम रघुवीर था और वो वहां अकेले रहते थे। उन्होंने पिताजी को बताया कि उस इलाके में कई अजीब घटनाएं होती हैं। रघुवीर ने कहा कि वे खुद भी कई बार ऐसी घटनाओं का सामना कर चुके हैं और उन्होंने सलाह दी कि पिताजी जल्दी से जल्दी उस इलाके को छोड़ दें। रघुवीर ने पिताजी को फोन का इस्तेमाल करने दिया ताकि वे घर कॉल कर सकें। पिताजी ने मां को बताया कि वे सुरक्षित हैं और एक अजीब घटना के बारे में भी बताया, लेकिन ज्यादा विवरण नहीं दिया ताकि वे चिंतित न हो। सुबह होते ही रघुवीर ने पिताजी को अपने छोटे ट्रैक्टर से मदद दी और उन्हें मुख्य सड़क तक पहुंचाया, जहां से वे एक और ट्रक ड्राइवर की मदद से वापस अपने ट्रक तक पहुंचे। सड़क साफ हो चुकी थी और पिताजी ने अपने ट्रक को मैकेनिक के पास पहुंचाया। पिताजी ने रघुवीर का आभार व्यक्त किया और उनसे वादा किया कि वे फिर कभी उस मार्ग पर नहीं जाएंगे। पिताजी ने फिर कभी उस घटना का जिक्र नहीं किया और उस रात की बातों को भुलाने की कोशिश की, लेकिन जब भी वे उस रात को याद करते थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। वो दिवाली हमारे लिए एक अद्भुत सबक था। हमने सीखा कि कठिनाइयां और समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना और मदद करना ही सबसे बड़ी बात है। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि समय समय पर अदृश्य शक्तियां हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन हमें हमेशा साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने प्रियजनों के साथ बिताए हर पल की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। पिताजी ने उस रात की घटना को हमेशा अपने दिल में संजोए रखा। वो जानते थे कि रघुवीर जैसे लोग दुर्लभ होते हैं, जिन्होंने न केवल उनकी जान बचाई, बल्कि उन्हें उस भयानक स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखा। कुछ महीनों बाद पिताजी ने निर्णय लिया कि वे रघुवीर से दोबारा मिलेंगे और उनका ठीक से धन्यवाद करेंगे। वे उसी रास्ते से गए और रघुवीर के घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। रघुवीर का घर बंद था और आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि रघुवीर का निधन कई साल पहले हो चुका था। पिताजी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ये लोग शायद गलत जानकारी दे रहे हैं। पिताजी ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि रघुवीर एक बहुत ही दयालु व्यक्ति थे, जो अपनी मृत्यु के बाद भी कई लोगों की मदद कर चुके हैं। उनकी आत्मा इस इलाके में भटकती है और जरूरतमंदों की मदद करती है। पिताजी को समझ में आ गया कि उस रात उन्होंने एक अदृश्य शक्ति का सामना किया था। पिताजी ने गांव के मंदिर में रघुवीर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनका धन्यवाद किया। जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्हें अपने कंधे पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कि रघुवीर ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। पिताजी मुस्कुराए और वापस अपने घर की ओर चल दिए।
इस घटना ने पिताजी और हमारे पूरे परिवार की सोच को बदल दिया। हमें एहसास हुआ कि इस दुनिया में अच्छाई और दयालुता का कोई अंत नहीं है। रघुवीर जैसे लोग हमेशा हमारे बीच रहेंगे, भले ही हम उन्हें देख न सके। उनकी आत्माएं हमारे लिए प्रेरणा बनकर हमारी मदद करती रहेंगी। उस दिवाली की रात के बाद हर साल हम दिवाली पर रघुवीर को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमने सीखा कि कठिनाइयों में भी हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए और अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। यह कहानी हमारे परिवार की धरोहर बन गई, जिसे हम आने वाली पीढ़ियों को सुनाते हैं ताकि वे भी अच्छाई और दयालुता की महत्वता को समझ सके। और हर बार जब हम इस कहानी को सुनाते हैं, हमें लगता है कि रघुवीर कहीं ना कहीं से हमें देख रहे हैं और हमारी खुशियों में शामिल हो रहे हैं। इस तरह पिताजी की वो भयानक रात एक अद्भुत सबक और प्रेरणा का स्रोत बन गई, जिसने हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। क्या आप कभी नींद में इस कदर फंस गए हैं कि हिल भी नहीं पाए? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आपकी जान पहचान के लोग अजीब तरीके से पेश आ रहे हो? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक युवा लड़के के अनुभवों की कहानी, जिसने 3 साल तक हर रात एक डरावने अनुभव का सामना किया। ये कहानी है एक ऐसी छाया की जिसने खुद को उसके प्रियजनों के रूप में बदलकर उसके साथ भयानक खेल खेला। एक ऐसा अनुभव सुनने के लिए जो आपको नींद से दूर कर देगा। आइए सुनते हैं। यह कहानी 3 साल पहले शुरू हुई थी, जब मेरी उम्र 21 साल थी। मुझे हर रात डरावने अनुभव होने लगे, जिससे मुझे नींद नहीं आती थी। इन अनुभवों की वजह से मैं रात भर जागता रहता और अंततः मुझे अनिद्रा की समस्या हो गई। मैं लगातार 3 दिनों तक सो नहीं पाया, क्योंकि मैं इन अनुभवों से डरता था। कल रात सोने से पहले मुझे कुछ अजीब और असामान्य महसूस हुआ। मैं भूत प्रेत में विश्वास करता हूं और मैंने अपने जीवन में कई अद्भुत अनुभव किए हैं। इसलिए मैंने खुद से कहा कि अगर आज रात फिर से ऐसा हुआ तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अब क्योंकि ये अनुभव मेरे साथ बहुत बार हो चुके हैं, मैं हमेशा एक मजबूत टॉर्च अपने पास रखता हूं, किसी न किसी प्रकार की आवाज पृष्ठभूमि में चालू रखता हूं और कभी भी पीठ के बल नहीं सोता। जैसे ही मैं सोने लगा, मुझे एक अजीब और डरावना सपना आया। मैं अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन मैं देख सकता था कि मेरे परिचित लोग मेरे बिस्तर के पास बैठे मुझे घूर रहे थे। उनमें से एक मेरे स्कूल का दोस्त भी था, जो मुझे सोते हुए तस्वीरें खींच रहा था। मैं अपने बाईं करवट सो रहा था और अचानक मुझे तेज गूंजने की आवाज और घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी, जिससे मैं डर गया, क्योंकि मेरे कमरे में न तो घड़ी है और न ही कुछ गूंजता है। मैंने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए खोली और महसूस किया कि कुछ गलत है। मैं पूरी तरह से जकड़ा हुआ था और मैंने कोशिश की कि मैं अपनी उंगली या पैर की उंगली हिला सकूं, लेकिन मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मैं जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सेकंड बाद घड़ी की टिक टिक और तेज हो गई। मैंने दूर से किसी के चीखने की आवाज सुनी और अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास लेट गया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या हो रहा है? ये इतना वास्तविक क्यों महसूस हो रहा है? मैं एक अंगुली या पैर की अंगुली भी क्यों नहीं हिला सकता? और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे पास कौन लेटा है? मैंने अपनी मां को पुकारने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। मैं अपनी मां के साथ नहीं रहता, लेकिन मुझे सुरक्षा का एहसास चाहिए था। आमतौर पर जब मैं किसी को पुकारता हूं तो थोड़ा सा आवाज निकलती है, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। अचानक जो भी मेरे पास लेटा था, उसने मेरे बालों को सहलाना शुरू कर दिया और मैंने महसूस किया कि उसका हाथ मेरे चेहरे से होते हुए मेरे कॉलर बोन तक जा रहा है। यह सब बहुत वास्तविक लग रहा था। मैं डर के मारे स्तब्ध था। मेरे सोते समय के अनुभव हमेशा एक ही जैसे होते हैं। यह हमेशा एक छाया होती है जो मेरे कमरे में प्रवेश करती है और मेरे करीब आती है, लेकिन मैं उसका चेहरा कभी नहीं देख पाता। पिछले बार यह मेरे बिस्तर के पास खड़ा था और उसके हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे जब तक मैं झटके से जाग नहीं गया। उसने मेरे बालों और चेहरे को छूने के बाद मुझे गले लगा लिया, जैसे वह मुझे कड़ल करने की कोशिश कर रहा हो।
मैंने उसकी बाहों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका। और जब मैंने उसकी हंसी सुनी तो मैं और भी डर गया। अर्जुन, मैंने अपने पूर्व प्रेमी का नाम लिया, और जब उसने हंसी तो वह बिल्कुल उसकी हंसी जैसी थी। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें गले लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो? क्यों हिल रहे हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें गले लगाता हूं? वह मुझे जाने नहीं दे रहा था। मैं जकड़ा हुआ था, मैं डर गया था। इससे पहले कभी इसने बात नहीं की थी, कभी इसने मुझे छुआ नहीं था। मैंने बार बार हिलने की कोशिश की और उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मेरी पीठ उसके पेट पर थी और मैं उसके चेहरे पर उसकी दाढ़ी महसूस कर सकता था। यह मैं हूं, सच में। उसने मेरा हाथ खींचकर अपने बालों को छुआ। उसके बाल घुंघराले हैं और वह उन्हें खास अंदाज में स्टाइल करता है। मुझे तुरंत पता चल गया कि हां, ये उसके बाल ही है। अर्जुन, कृपया तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। नहीं, मैं नहीं पहुंचा रहा। क्यों बच्चा बन रही हो? मुझे पता था कि यह वास्तव में वह नहीं है, लेकिन जब उसने मना किया कि वह मुझे चोट पहुंचा रहा है तो मैंने और भी विश्वास कर लिया। जब असली अर्जुन और मैं खेल खेल में कुश्ती करते थे, अगर मैंने कहा कि वह मुझे चोट पहुंचा रहा है तो वह तुरंत माफी मांगता और पीछे हट जाता। उसने मुझे मेरी साइड पर वापस लिटा दिया और मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और अपने छोटे भाई को बिस्तर के पास खड़ा देखा। वह कुछ नहीं बोला, बस घूरता रहा। इस बिंदु पर मैं रो रहा था और मेरा भाई और मैं बहुत करीब है, इसलिए मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन मैंने घबराहट में उसे पकड़ने की कोशिश की और उसे जितना जोर से हो सकता था धकेलने की कोशिश की। मुझे कोई योजना नहीं थी। मैंने महसूस किया कि आंसू मेरे चेहरे पर बह रहे थे और मेरे भाई ने कहा, तुम इतनी कठोर क्यों हो? कुछ सेकंड के बाद मैंने उसे फिर से धकेलने की कोशिश की। वह धीरे धीरे गायब हो गया और मैंने महसूस किया कि उसकी बाहें मुझे छोड़ रही हैं। मैं अब आक्रामक रूप से नहीं पकड़ा गया था। जाने से पहले अर्जुन ने मेरे कान में फुसफुसाया, अब क्या करोगी? रोओगी? कौन मानेगा तुम्हारी बात? मैंने और भी आंसू बहते हुए महसूस किए, क्योंकि मैंने ये शब्द पहले भी सुने थे जब मैं छोटी थी और एक दर्दनाक अनुभव से गुजरी थी। अचानक सब कुछ बंद हो गया। मैं साइड पर लेटी रही। मैं रो रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे तकिए पर आंसू से भीग चुका था। सुबह के 3:23 बजे थे। मैंने कमरे की लाइट चालू की, एक नींद की गोली ली और सुबह 4 बजे तक सोने का इंतजार किया। अगली सुबह मैंने अपने पापा को फोन किया और पिछली रात के बारे में सब कुछ बताया। यह अजीब है, उन्होंने कहा। मैं भी कल रात 3:30 बजे उठा था। मुझे लगा कोई मुझे घूर रहा है, और जब मैंने लैंप जलाया तो मैंने तुम्हें अपने बिस्तर के पास खड़ा देखा। तुम बस मुझे मुस्कुरा रही थी। मैंने सोचा कि तुम घर आई हो और शुभ रात्रि कहने आई हो, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। इस छाया ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। मुझे नहीं लगता था कि यह इतना आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इसने खुद को मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में बदल दिया। मेरे एक हिस्से को लगता है कि यह छाया नहीं थी। मेरे एक हिस्से को लगता है कि यह एक दानव था जिसने खुद को मेरे प्रियजनों में बदल लिया। मुझे नहीं पता। मैं डर गया हूं। आज रात मैं नहीं सोने वाला।